हमको नाचने को बोल दो। ना नाचने को बोल दो मतलब गणपति डांस कर देंगे वहां पे। तुम्हारा वही फेवरेट है। वही फेवरेट है, बहुत बढ़िया। चलिए, ये आता है। वही आता है। उस पे तो मतलब अपना कॉपीराइट है गणपति डांस पे, है कि नहीं? इसमें क्या? लड़कों का कॉपीराइट है उस पे, कोई कोई इसका कोई दूर दूर तक कोई इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। आई एग्री टू दिस। मैं हूँ आपके साथ इस बात में। चलिए, कंपोनेंट्स फॉर ई कॉमर्स बेटा हमने कल स्टार्ट करा था। यूज़र जो है हमने कर लिया। ई कॉमर्स वेंडर के बहुत सारे पॉइंट्स हमने कल सीखे और आपको हमने बता भी दिया कि क्या करना है, उसमें से कौन से पॉइंट्स आपको लिखने हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। बच्चे आपस में लड़ रहे हैं अब कौन गाएगा ऐसे करके, एंड इट्स गुड। अगला पॉइंट है टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी होता है ई कॉमर्स से? भैया बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट टेक्नोलॉजी तो आपका धंधा चलेगा ही नहीं। आपका इंटरनेट का ही तो बिजनेस है ई कॉमर्स, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो विदाउट टेक्नोलॉजी तो आपका काम ही नहीं होने वाला। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी में क्या क्या आएगा, आप इमेजिन करना। अभी सबसे बेसिक पार्ट क्या क्या आएगा, तो उनके पास कंप्यूटर, सर्वर्स एंड सॉफ्टवेयर होंगे। तो वो आपका सबसे पहला पार्ट आएगा। ये देखिए, कंप्यूटर्स, सर्वर्स एंड डेटाबेस। ये बहुत ही सिंपल सा फर्स्ट पार्ट है। टेक्निकलिटीज इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। आपको जनरल पॉइंट्स यहाँ पर लिखना है कि कंप्यूटर सर्वर तो भैया रहने ही वाले। आप अगर फ्लिपकार्ट के बैकएंड में देखो तो अगर जब आप ऑनलाइन ऑर्डर कोई प्लेस कर रहे हो तो बेसिकली दैट ऑनलाइन ऑर्डर को मैनेज करने के लिए कोई कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो चाहिए नहीं चाहिए, 100% चाहिए। वैसे अमेजोन के पास होगा, वैसे ही हम भी जो यहाँ पर ये वर्चुअल स्टूडियो बेटा आपके लिए क्रिएट किया हुआ है, ये भी क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड सर्वर एंड द डेटाबेस एज वेल। अब ये जो सारा आपका रिकॉर्डिंग वगैरह होता है, ये सारा हम लोग एक डेटाबेस में स्टोर करते हैं। और जब कभी कोई स्टूडेंट को हमारा प्रोडक्ट को परचेस करेगा या एग्जिस्टिंग बैच में किसी को लेसन्स का बैकअप चाहिए तो वो उसी से आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो बेसिक टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर तो है। तो आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हो दैट दिस इज अ वेरी बेसिक पार्ट। ये तो किसी भी ई कॉमर्स में आपको मिल ही जाएगा, बेसिक। दिस इज ऑल बेसिक। अब वेबसाइट लगेगा क्या आपको? अपन लॉजिकली सोचेंगे, क्या आपको वेबसाइट लगेगा? वेदर यू नीड अ वेबसाइट फॉर ई कॉमर्स? यस। 100% यू नीड। भैया दुकान है तुम्हारी, तुम्हारा ये शॉप है ना। वो गजोदर भैया के पास अपना फिजिकल स्टोर है, सिद्धि विनायक के पास अपना फिजिकल स्टोर है, तो तुम्हारे पास फिजिकल स्टोर तो नहीं है। तो तुम्हारी दुकान है क्या? तुम्हारी दुकान तुम्हारी वेबसाइट है। और अमेजोन का तो टैगलाइन ही है अपनी दुकान। अमेजोन इंडिया का टैगलाइन उन्होंने बना लिया, अपनी दुकान। अमेजोन एक बहुत ही मार्केटिंग वाला जीनियस है, बिकॉज ये जिस कंट्री में भी ये लोग बिजनेस करते हैं ना, उस कंट्री की ग्राउंड रियलिटीज को समझते हैं और वहाँ के लोगों के साथ कैसे कनेक्ट होना चाहिए उस हिसाब से मार्केटिंग के टैगलाइंस बनाते हैं। तो अगला जो टेक इंफ्रास्ट्रक्चर या जो अगला लॉजिकल पॉइंट आएगा बेटा, वो होगा आपका वेब पोर्टल। ये देखिए यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने इसको ऊपर नीचे सीक्वेंस में किया हुआ है, बट आप लॉजिकली इसको याद रखिए। वेब पोर्टल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वेब पोर्टल इज नथिंग बट योर व्हाट वी कैन से वेबसाइट वाला पार्ट। ओके, अगर वेबसाइट आ गई तो क्या मोबाइल एप्लीकेशन भी चाहिए आपके पास? हर ई कॉमर्स वेबसाइट का क्या आज एक मोबाइल एप्लीकेशन है? हाँ, डेफिनेटली है। यस। तो मोबाइल एप्लीकेशन के रिलेटेड पूरी जानकारी यहाँ पर आपको दी हुई है। अगर मैं अपने मोबाइल में सर्च करूँ तो जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट से मैं परचेसिंग आज करता हूँ, इवन मेरी अपनी खुद की क्लासेस का भी तो मोबाइल एप्लीकेशन है। तो भैया ई कॉमर्स का तो डेफिनेटली होने वाला है। आर यू अंडरस्टैंड? अच्छा, आपको हमारी ऐप के बारे में तो पता ही है, लर्न कार्ट करके है। वहाँ पर बेटा सारे जो हमारे लेक्चर्स है वो अपलोड होते हैं। तो जब कभी भी किसी बच्चे को कोई मिसिंग लेक्चर का बैकअप चाहिए होगा तो आप मुझे इन्फॉर्म करना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसको आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, है ना। दैट इज़ सो श्योर। तो चलिए मोबाइल ऐप्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। इसको आप क्या करो, स्टार मार्क कर लो, बिकॉज कभी कभी ये सेपरेटली 3-4 मार्क का क्वेश्चन आता है मोबाइल ऐप्स पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए। तो बच्चा मोबाइल ऐप्स मतलब वो डिजिटल पेमेंट में निकल जाता है, लेकिन मोबाइल ऐप्स की बातें यहाँ पर ई कॉमर्स के एंगल से आपको करनी है। काफ़ी सिंपल सिंपल से पॉइंट है, नथिंग हार्ड, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। ये देखिए, फर्स्ट पॉइंट, smartphones and tablets have become a dominant form of computing with many more smartphones being sold than personal computers। ये तो बात आप मानते हो कि जितने कंप्यूटर सेल होते हैं उससे ज़्यादा तो आपके स्मार्टफोन सेल होते हैं। और स्मार्टफोन में जब आपको कोई एप्लीकेशन बनवानी है, अब जैसे ये अगर आपको दिख पा रहा है तो ये है बेटा अमेजोन का एप्लीकेशन। ये अमेजोन का एप्लीकेशन है जहाँ पर जाकर आप पूरी जो है वो शॉपिंग इसमें आराम से कर सकते हो। ये अमेजोन का एप्लीकेशन है, वैसे फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन है। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको सेपरेट सर्वर लगाने पड़ते हैं।
वेबसाइट के लिए आपका सेपरेट सर्वर होता है और मोबाइल ऐप के लिए आपका सेपरेट सर्वर होता है। सर ऐसा क्यों? बिकॉज मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है और आपका जो वेबसाइट है बेटा वो आपका वर्ल्ड वाइड वेब की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, और आपका जो मोबाइल ऐप है दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी, इसलिए इसके दो अलग अलग सर्वर होते हैं, इसलिए मोबाइल ऐप को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है। और आज अगर आप देखो तो मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस आर मोबाइल ऐप ओनली, मोबाइल ऐप ओनली। अब तो अपने इंस्टीट्यूट ने खुद का स्टूडेंट्स के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया, क्या आपको इस बारे में जानकारी है कि नहीं है? इंस्टीट्यूट हैज लॉन्च, उसका पर नाम नहीं पता। जाके आज उसको देखना, इंस्टीट्यूट के अनाउंसमेंट्स में आपको दिखेगा, थोड़े से यूट्यूब पर वीडियोस भी आपको दिख जाएंगे कि इंस्टीट्यूट ने अपना मोबाइल ऐप जो है बेटा वो लॉन्च कर दिया। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, मोबाइल स्टोर फ्रंट, कुछ टेक्निकल वर्ड्स आपको यहाँ पर याद रखना है। पहला है आपका यहाँ पर मोबाइल स्टोर फ्रंट, बेसिकली क्या, आपकी वेबसाइट का मोबाइल वाला वर्जन, उसको बोलेंगे मोबाइल स्टोर फ्रंट। देखिए कितना सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। मॉड्यूल्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एम कॉमर्स एप्स, एम कॉमर्स मतलब मोबाइल कॉमर्स, where all commodities and services are categorized and compiled in catalogs for customers to easily browse through the items on sale and get essential information about the products। सिंपल भाषा में जब आप अमेजोन के एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हो, अगर आप यहाँ पर अच्छी तरह से इसको, क्या आपको दिख रहा है अमेजोन का ये एप्लीकेशन मेरे मोबाइल में दिख रहा है? यस। अगर मैं इसके मेनू पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर एक मेनू ओपन हो जाएगा और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे शॉपिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की करनी है या मुझे ये फैशन वाली करनी है या मुझे कंप्यूटर वाली शॉपिंग करनी, मतलब कैटेगरी होती है, कैटलॉग होता है, फिर उस कैटेगरी में जाके फिल्टर लगा के मुझे एग्जैक्ट प्रोडक्ट तक मैं पहुंच सकता हूँ। तो बेसिकली वो जो ये आपको वेबसाइट में भी मिलता है और यही चीज़ आपको मोबाइल में भी मिलेगी, उसको हम लोग बोलेंगे मोबाइल स्टोर फ्रंट। आगे देखिए, मोबाइल टिकटिंग मॉड्यूल, बेटा ये सब हेडिंग्स है, ऐसा आपको इसको याद रखना है और इसके अंदर के पॉइंट्स का आपको लिखना, बड़ा सिंपल है, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। जनरल लैंग्वेज लिखा तो भी चलेगा, बिकॉज अगर आप देखो तो है ही जनरल लैंग्वेज, टेक्निकल तो सिर्फ इसकी हेडिंग्स है। मोबाइल टिकटिंग मॉड्यूल, सर ये मोबाइल टिकटिंग मॉड्यूल क्या होता है, जरा देखो इसको आराम से। मोबाइल टिकटिंग मॉड्यूल इज एन एम कॉमर्स ऐप component that is closely linked to promotional side of commercial business and enables vendor to attract customer by distributing vouchers, coupons and tickets। पेटीएम पर आप जाते हो, जब आप उससे रिचार्ज कर सकते हो, रिचार्ज करने के पहले वो आपको बहुत सारे कूपन्स एंड डील्स बताता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ मोबाइल टिकटिंग। बुक माई शो पर जाकर आप जो है वो, बुक माई शो का यूज तो आपने किया ही होगा, वहां पर जाकर आप टिकट्स को बुक कर सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आजकल तो आप फ्लिपकार्ट से जाकर के फ्लाइट का बुकिंग भी कर सकते हो, मेक माई ट्रिप से जाकर के अपने ऑनलाइन जहां पर भी आपको मतलब जाना है उस टूर की प्लानिंग कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मोबाइल टिकटिंग मॉड्यूल, आप इसको कह सकते हो। तो बेसिकली आज अगर आपको ई कॉमर्स कंपनी को देखो तो उसमें ये सारी चीज़ें इकट्ठा मौजूद है। एक ज़माना था जब इसके लिए अलग एप्लीकेशन था, इसके लिए अलग एप्लीकेशन था, लेकिन आज ये सारी सर्विसेज आपको एक ही ऐप पर मिलती है। अब जैसे फ्लिपकार्ट से आप फ्लाइट बुकिंग भी कर सकते हो, फ्लिपकार्ट से आप IRCTC का बुकिंग भी कर सकते हो, पेटीएम से आप शॉपिंग भी कर सकते हो, पेमेंट भी कर सकते हो, उसका रिचार्ज भी कर सकते हो, DTH, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें कर सकते हो। तो एक ही ऐप में सारी चीज़ें हैं, तो बेसिकली वही सारी चीज़ें आपको अलग अलग टाइप में बताई हुई है, मोबाइल टिकटिंग मॉड्यूल। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको जो लिखना है दैट इज मोबाइल एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग मॉड्यूल। मोबाइल एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग मॉड्यूल, सर ये क्या होता है? ये तो हम भी अपने एप्लीकेशन से करते हैं। empowers merchants to leverage m-commerce channel in order to manage its direct marketing campaigns which are reported to be effective especially when targeted at a younger representatives of the digital information consumers। बड़ा ही सिंपल। अब अगर अभी देखो ये जो है ये मेरा मोबाइल ऐप है, मैं इसको प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ ये कैसे होता है ना। ये मेरा मोबाइल एप्लीकेशन है लर्न कार्ट का, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा लर्न कार्ट का ये एप्लीकेशन, ये हमारा लोगो है, लर्न कार्ट का एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर नीचे चैट का एक बॉक्स है, वहाँ से मैं सारे जितने भी लोगों ने ऐप को डाउनलोड किया है उनको एट ए टाइम एक नोटिफिकेशन यहाँ से मैं भेज सकता हूँ। लेट अस से फॉर एग्जांपल कि EIS के लेटेस्ट रिकॉर्डिंग जो भी चल रही है वो लेटेस्ट रिकॉर्डिंग मेरे को अपलोड करनी है एज अ प्रोडक्ट, तो मैं सारे बच्चों को एक साथ अगर मैसेज भेजना चाहता हूँ कि जिन्होंने ऐप को डाउनलोड करा कि नाउ इफ यू वांट टू परचेज इट यू कैन परचेज, लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है स्टार्टेड नाउ। तो उनको पता कैसे चलेगा? मैं अपने यहाँ से नोटिफिकेशन भेजूंगा और अगर आप जानते हो तो आपके मोबाइल के ऊपरी साइड में नोटिफिकेशन का काउंटर होता है, यहाँ आपके सारे नोटिफिकेशन आते हैं। सो बेसिकली दैट इज दैट पार्ट, मोबाइल एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग मॉड्यूल। तो ये आप ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन इसको थियोरेटिकली क्या कहते हैं बेटा, ये नाम है उसका। कस्टमर सपोर्ट होता है क्या? कस्टमर केयर, इज इट नेसेसरी? मोबाइल कस्टमर सपोर्ट, मोबाइल कस्टमर सपोर्ट भी होता है। फ्लिपकार्ट अमेजोन के वहाँ पे आपको हेल्प का ऑप्शन है और
वहाँ पर जाके आप उनसे चैट भी कर सकते हो, आपका ऑर्डर आईडी वगैरह दे दो, वो सारी डिटेल जो है वो आपको दे देंगे। हो सकता है आपका रिफंड का इशू हो सकता है आपको प्रोडक्ट को रिटर्न करना हो सकता है आपको ऑर्डर को कैंसिल करना हो, या किसी प्रोडक्ट की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, वो सारी चीज़ें उसी एक एप्लीकेशन में आपके सामने मौजूद है। तो मोबाइल ऐप्स में आपको 4 पॉइंट्स याद रखने हैं: मोबाइल स्टोर फ्रंट, मोबाइल टिकटिंग मॉड्यूल, मोबाइल एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग वाला मॉड्यूल एंड मोबाइल कस्टमर सपोर्ट। बस बाकी थोड़ा सा मोबाइल ऐप्स को डिफाइन कर दीजिए कि मोबाइल ऐप क्यों ज़रूरी है, इसका आज ज़्यादा यूज़ होता है। आप और हमारे जैसे जो यंग लोग हैं ये ज़्यादा मोबाइल से ही परचेस करते हैं। आप मुझे बताना प्रैक्टिकली, जब आपने लास्ट टाइम ई कॉमर्स से परचेस करा, आपने वेबसाइट से करा है कि मोबाइल एप्लीकेशन से करा है? फ्रॉम वे कहाँ से परचेस किया आपने? मोबाइल एप्लीकेशन से किया आपने, करेक्ट? सो दैट इज दैट पॉइंट। इसलिए मोबाइल ऐप्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ई कॉमर्स। आज के दुनिया में तो हद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी। अभी कौन बच्चा बताएगा मुझे इसका मतलब क्या होगा डिजिटल लाइब्रेरी? कुछ आइडिया है आपको इसके बारे में? सर इसका मतलब है डिजिटल लाइब्रेरी। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सर बुक्स मतलब जब ऑनलाइन फॉर्म में मिलते हैं ऑनलाइन। अच्छा, लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म लाइब्रेरी? एक ऐसी प्लेस पे बहुत सारे बुक्स मिलते हैं रीड करने को। करेक्ट। तो बेसिकली लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी का मीनिंग है समथिंग वेयर वी हैव स्टोर समथिंग। करेक्ट। लाइब्रेरी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम कोई चीज़ स्टोर करते हैं और उसको रीयूज कर सकते हैं। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी। फिर चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो डिजिटल लाइब्रेरी हो, या चाहे आपका कबर्ड हो। ये आपका जो कबर्ड है बेसिकली वो भी एक लाइब्रेरी है, जहाँ पर आप क्या करते हो, आपके क्लोथ्स को रखते हो, जब आपको लगता है तो उसको निकालते हो, यूज़ करते हो और वापस उसको वहीं पर स्टोर करते हो। तो बेसिकली व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी? लाइब्रेरी ये बुक्स के वर्ल्ड में बहुत फेमस है, लेकिन बुक्स का ही लाइब्रेरी हो सकता है ऐसा नेसेसरी नहीं है। लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एक ऐसी जगह जहाँ पर आप चीज़ों को स्टोर करोगे और उसको रीयूज करोगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइब्रेरी। तो डिजिटल लाइब्रेरी में क्या होगा? क्या आप अपनी डिजिटल लाइब्रेरी मेंटेन कर रहे हो? हाँ, डेफिनेटली कर रहे हो बेटा। आप जो रोज ऐसी सेल्फ या खटाखट से खींच कर जो निकाल कर आप देते हो, ये कहाँ पर स्टोर हो रही है? तुम्हारे फोन के फोटोज के सेक्शन में स्टोर हो रही है। दैट इज अ डिजिटल लाइब्रेरी। इंस्टाग्राम पे तुमने इतने सारे जो है तुम्हारे फोटोज को अपलोड कर रखा है, वो है क्या? आपकी डिजिटल लाइब्रेरी। यूट्यूब पर इतने सारे जो हमारे वीडियोस है, सारे जो अलग अलग यूट्यूबर्स के वीडियोस है, वो क्या है हमारे लिए? ये हमारी डिजिटल लाइब्रेरी है कि जब हमको किसी को कोई लेक्चर का डेमो देना है तो हमको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। मैं उस लाइब्रेरी से लिंक उठाऊंगा, यूट्यूब पर जाऊंगा, लिंक उठाऊंगा, बच्चे को शेयर कर देंगे। तो ये क्या हो गया? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी, राइट? तो ई कॉमर्स के केस में डिजिटल लाइब्रेरी क्या होगा? ई कॉमर्स के केस में डिजिटल लाइब्रेरी हो सकता है कि उनके फॉन्ट का स्टाइल हो सकता है कि उनका कलर स्कीम उन्होंने फाइनल करी हो। अब अगर आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन का देखो तो उन्होंने लोगो जो है वो एक ही बार बनाया। बार बार नया नया एडवर्टीजमेंट जब करते तो नया लोगो क्रिएट नहीं करते, एक ही बार लोगो बनाया, उसको स्टोर कर दिया, बस उसी इमेज को दोबारा से यूज़ कर रहे। फॉन्ट स्टाइल, अब जैसे आपकी अभी ये जो आपको दिख रही है फॉन्ट स्टाइल, ये कॉमन फॉन्ट स्टाइल है। मेरी सारी नोट्स में आपको यही दिखेगी क्योंकि हमने उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया कि भैया मेरी नोट्स होगी तो यही फॉन्ट स्टाइल होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आप भी मेंटेन करते हो अपनी डिजिटल लाइब्रेरी। अब इसमें कौन कौन से टाइप का डेटा आप स्टोर कर सकते हो? सारे टाइप का डेटा, टेक्स्ट, विजुअल मटेरियल, ऑडियो मटेरियल, वीडियो मटेरियल स्टोर्ड एज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर्मेट्स। आपके सॉन्ग्स, आपका वीडियो, आपके इमेजेस, कोई टेक्स्ट वगैरह सब कुछ, इट्स अ पार्ट ऑफ योर डिजिटल लाइब्रेरी। तो टेल मी वेदर यू ऑल्सो मेंटेन योर डिजिटल लाइब्रेरी, नोइंगली अननोइंगली आप करते हो या नहीं करते हो? करते हैं। डेफिनेटली आप मेंटेन कर रहे हो। तो आप कर रहे हो तो बेटा ई कॉमर्स वाले भी करते हैं। सिंपल बात। ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लिख दूं एमसीक्यू आईएमपी। डेटा इंटरचेंज। सर व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा इंटरचेंज? सो बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है डेटा कम्युनिकेशन की। डेटा इंटरचेंज इज एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऑफ डेटा। क्या आपका डेटा फ्लिपकार्ट के पास जाता है? हाँ जाता है। क्या फ्लिपकार्ट का डेटा आपके पास आ रहा है? हाँ डेफिनेटली आ रहा है। तो डेटा इंटरचेंज इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व इन योर ई कॉमर्स। आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है ना, तो इसको बताने की क्या जरूरत थी? बेटे हम लोग हैं टेक्नोलॉजी के यूज़र, इसलिए हमको चीज़ें पता नहीं चलती। लेकिन आप टेक्नोलॉजी क्रिएटर से पूछना कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना,
इसमें कितनी इंजीनियरिंग लगती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती है। हम अब जब चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हमको टाइप्स ऑफ नेटवर्क मॉडल्स देखना है, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि डेटा ट्रैवल कैसे करता है, एक वायर पे से डेटा ट्रैवल कैसे करता है, उस पर भी बड़ी इंजीनियरिंग लगती है। तो इवन डेटा इंटरचेंज को यहाँ पर इज्जत दी गई है कि हाँ डेटा इंटरचेंज इज अ पार्ट ऑफ योर ई कॉमर्स। और ये अलग सा पार्ट है जो मॉड्यूल में अलग बताया, लेकिन है तो इसी का पार्ट, टेक्नोलॉजी का ही पार्ट कह सकते हैं। इंटरनेट एंड नेटवर्क, वेदर इंटरनेट इज रिक्वायर्ड फॉर ई कॉमर्स। अगर इंटरनेट नहीं हो तो क्या होगा? इंटरनेट रिक्वायर्ड है, नहीं तो क्लास भी नहीं हो सकता। हाँ, तो हो ही नहीं सकता था, हम तो क्लास ही नहीं ले सकते थे। तो इंटरनेट बेटा ई कॉमर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंटरनेट इज द ओनली पॉइंट इन विच एन ई कॉमर्स प्लेयर कैन कनेक्ट विद द कस्टमर, और वी कैन से दैट द कस्टमर कैन कनेक्ट विद द ई कॉमर्स प्लेयर। देखिए कैसी कैसी नॉर्मल सी बातें लिखी हुई है। Internet is a critical enabler for e-commerce. Internet connectivity is important for any e-commerce transaction to go through. Net connectivity in the present days can be through traditional as well as new technology. Sir, what is a new technology? Traditional technology क्या था कि एक वायर का ब्रॉडबैंड आएगा और वो फ़ोन के थ्रू ही आपके यहाँ पर लगेगा। न्यू टेक्नोलॉजी आपका फाइबर ऑप्टिक वाला या आपका वायरलेस इंटरनेट भी आपको मिलेगा। ये देखिए, द फास्टर नेट कनेक्टिविटी लीड्स टू बेटर ई कॉमर्स। मैनी मोबाइल कंपनीज इन इंडिया हैव लॉन्च 4G सर्विस। और सबसे पहले किसने लॉन्च किया? मोटा भाई मुकेश अंबानी, नो डाउट अबाउट दैट। तो जितना इंटरनेट स्पीड में है उतनी सक्सेस रेशो आपके जो है ई कॉमर्स की बढ़ जाती है। आप मुझे बताइए, अगर आपके सामने साइट ए एंड साइट बी दोनों अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, लेकिन साइट ए लोड होने में टाइम लेता है और साइट बी फटाफट से खुलता है, आप कहाँ शॉपिंग करना प्रेफर करोगे? प्राइस आर सेम एवरीवेयर। साइट ए पर पसंद करोगे या साइट बी पर पसंद करोगे? अरे कहाँ चले गए बच्चे? सर कैन यू रिपीट? मैं कह रहा हूँ आपके पास दो साइट्स है, दो वेबसाइट है, वेबसाइट ए और वेबसाइट बी। वेबसाइट ए को लोड होने में टाइम लगता है और वेबसाइट बी फटाफट से लोड होती है। दोनों की जगह प्रोडक्ट्स का प्राइसिंग सेम है, तो आप ए चूज करोगे कि बी चूज करोगे? बी चूज करोगे। वाई? बिकॉज इंटरनेट हमको कन्वीनियंस चाहिए। ह्यूमन बींग्स को जितनी फास्ट सर्विस मिले वो उसको उतना प्रेफरेंस देता है, और यही चीज़ को पकड़ के आपको बहुत सारी ढेर सारी सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है। सो इंटरनेट एंड नेटवर्क ऑल्सो बिकम्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ई कॉमर्स। वेब पोर्टल की हम बात कर चुके, पेमेंट गेटवे की बात करेंगे। पेमेंट गेटवे, ये कॉन्सेप्ट के बारे में पहले सुने हो आप? पेमेंट गेटवे होता है ऐसे कुछ, हैव यू हर्ड अबाउट दिस? बताएंगे आपको पेमेंट गेटवे क्या होता है। पेमेंट गेटवे रिप्रेजेंट्स द वे ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स वेंडर्स कलेक्ट देयर पेमेंट्स। द पेमेंट गेटवे इज अनदर क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ ई कॉमर्स सेटअप। आपको इतना ही बताया गया, मैं जो बता रहा हूँ उसको आराम से सुनिए। पेमेंट गेटवे इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसे पेटीएम से आप पेमेंट करते हो, आपको बहुत सारी कंपनीज का आपने नाम सुना होगा, पेयू मनी से आप पेमेंट को करते हो, फ्रीचार्ज से आप पेमेंट को करते हो, बहुत बार मोबाइल पे से पेमेंट को करते हो, जीपे से भी पेमेंट को करते हो। तो बेसिकली ये क्या है, अलग अलग टाइप के पेमेंट गेटवेज है। अब पेमेंट गेटवे को एक यूनिवर्सिटी के एग्जांपल से कनेक्ट करूंगा। अब देखिए, सपोज ये हमारी यूनिवर्सिटी है बढ़िया वाली, और इस यूनिवर्सिटी का ये वॉल कंपाउंड है, ठीक है, इस यूनिवर्सिटी का ये वॉल कंपाउंड है। इस वॉल कंपाउंड के अलग अलग गेट्स है। हमारा इंटेंशन है कि केवल जो इस यूनिवर्सिटी का ऑथोराइज्ड ये है, व्हाट वी कैन से ऑथोराइज्ड स्टूडेंट है, वही इस बिल्डिंग में एंटर करे। इसलिए हमने क्या करा, हर गेट पर सिक्योरिटी गार्ड को लगा दिया, हर गेट पर सिक्योरिटी गार्ड को लगा दिया और उसको बोला कि आने जाने वाले सभी बच्चों का आई कार्ड आईडी चेक करो, और अगर वो यूनिवर्सिटी के है तभी उसको एंट्री दे दो, वरना दूर से ही टाटा बाय बाय कर दो। तो बेसिकली आपके इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में वो जो यूनिवर्सिटी है वो आपके ई कॉमर्स का बैंक अकाउंट है, दूसरी तरफ यहाँ नीचे आपका बैंक अकाउंट है, और आप दोनों को जोड़ने वाला बीच में पेमेंट गेटवे। ये पेमेंट गेटवे पे जो लगा होता है सिक्योरिटी लगी होती है, जहाँ से आपका पेमेंट जाएगा या फिर वो रिफंड अगर उधर से आना है तो इसी पेमेंट गेटवे से वो रिफंड भी होगा। जस्ट बिकॉज ये इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, और इंटरनेट पे आप अकेले नहीं हो, इंटरनेट पे पूरे हैकर भी मौजूद है, तो उनसे आपको बचाने के लिए इसको बोलते हैं पेमेंट गेटवे, जहाँ पे आपका ये सिक्योरिटी वाला टनल है, जहाँ से आप पेमेंट करोगे या आपको रिफंड भी आएगा। इसलिए पेमेंट गेटवे का इतना इंपॉर्टेंस है। सो ये है आपके ई कॉमर्स के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर कंपोनेंट्स का कहानी खत्म होता है।
कौन कौन सा, यूजर, ई कॉमर्स वेंडर, टेक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट नेटवर्क अलग से आप लिख सकते हो, वेब पोर्टल एंड पेमेंट गेटवे. सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंट्स इन ई कॉमर्स. सर इस पे होलसेल क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, बिकॉज होलसेल क्वेश्चन अगर इंस्टीट्यूट को पूछना है तो भैया उनको मिनिमम 16 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछना पड़ेगा. देख रहे हो कंटेंट कितना है, तो इसकी एलिजिबिलिटी बन जाती है 16 मार्क की. और यार 35 मार्क्स का पेपर आने वाला है, तो 16 मार्क का एक क्वेश्चन ये चैप्टर से नहीं आएगा. बहुत ही सिंपल सी बात है. तो इसमें तो या तो आपको ई कॉमर्स वेंडर वाला क्वेश्चन आएगा, और अगर दूसरा क्वेश्चन कुछ आना है तो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, कुछ इस हिसाब से. सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंट्स इन ई कॉमर्स. अब अगला पार्ट है आपके सिलेबस का, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको जान लेना जरूरी है हम चार्ट्स पे किधर है, किधर है हम चार्ट्स पे. ये रहा आपका मास्टर चार्ट. और अगर आप देखो तो अभी हाल ही में हमने ये 2 पार्ट को कंप्लीट करा है, 2 पार्ट को कंप्लीट किया, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट. ठीक है, अब हम कहाँ जा रहे हैं, वी आर गोइंग ऑन दिस पार्ट, आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क सिस्टम. इस पार्ट पर हम लोग जा रहे हैं. वहाँ पर हमको करना है व्हाट इज अ 2 टियर आर्किटेक्चर, 3 टियर आर्किटेक्चर, उसके बाद ई कॉमर्स पे कौन सा आर्किटेक्चर का यूज होता है, और थोड़े कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे. सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए बराबर से, आर यू विथ मी, आर यू अंडरस्टैंडिंग कि चैप्टर में किधर किधर कहाँ कहाँ पहुँच गए हम. नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि जब डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए तो पता ही नहीं चले, अरे शुरुआत कहाँ से करी थी भाई, कहाँ से कहाँ पहुंच गए. तो ये चीज आपके साथ नहीं होनी चाहिए. आर्किटेक्चर ऑफ नेटवर्क सिस्टम. अब बात करेंगे हमारे कॉमन पूल कॉन्सेप्ट की, उसकी याद दिलाएंगे आपको. मैंने आपको बताया था नेटवर्क क्या होता है. नेटवर्क बेसिकली, नेटवर्क क्या है, इट्स अ मीडियम, इट्स अ ब्रिज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ 2 डिवाइसेस इन कंप्यूटर का वर्ल्ड. कंप्यूटर की दुनिया में 2 डिवाइसेस को कनेक्ट करने वाला जो ब्रिज है, उस कनेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क. नाउ व्हाट इज आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर का मतलब क्या है, वर्ड्स अगर आप समझ जाते हो तो फिर कॉन्सेप्ट तो यूं ऐसा समझ जाएगा आपको. आर्किटेक्चर का मतलब क्या बेटे, आर्किटेक्चर का मतलब है ये किस मॉडल में आपने अपने नेटवर्क को बनाया है. आप समझ रहे हो, किस मॉडल में आपने अपने नेटवर्क को डिजाइन किया है. उस तरह के बहुत सारे मॉडल्स है, ऐसा नहीं कि 2 ही है, बहुत सारे हैं. लेकिन आपके सिलेबस में ओनली 2 ही डिफाइंड, एक है 2 टियर आर्किटेक्चर और एक है बेटा 3 टियर आर्किटेक्चर. एक है आपका 2 टियर और एक है आपका 3 टियर आर्किटेक्चर. अब वो ये 2 टियर और 3 टियर आर्किटेक्चर पे जाने से पहले आपको सिंगल टियर आर्किटेक्चर को समझना पड़ेगा. ये देखिए आपके सिलेबस में कितने बताए. इंस्टीट्यूट क्या करता है, कभी कभी ना केवल कॉन्सेप्ट देता है, उसके पीछे का बैकग्राउंड जो है वो गायब हो जाता है, तो फिर हमको बताना पड़ता है. यहाँ पर एक है बेटा आपका 2 टियर आर्किटेक्चर और एक है आपका 3 टियर आर्किटेक्चर. तो उसके लिए पहले आपको सिंगल टियर या 1 टियर आर्किटेक्चर को समझना पड़ेगा. सबसे पहले तो नेटवर्क की बात हो रही है. एंड व्हाट इज अ 1 टियर आर्किटेक्चर. आपका अपना जो पर्सनल कंप्यूटर है या जो ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है, दिस इज अ सिंगल टियर आर्किटेक्चर, या इसको हम कह सकते हैं दिस इज अ 1 टियर आर्किटेक्चर. व्हाई, बिकॉज मेरा जो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सब कुछ मेरे लैपटॉप में ही है. इसी लैपटॉप में मेरा डेटाबेस भी है और इसी लैपटॉप में मेरा एप्लीकेशंस भी है. मतलब डेटाबेस एंड एप्लीकेशंस जब एक जगह पर ही है, एक ही डिवाइस में है, तो हम उसको बोलेंगे सिंगल टियर आर्किटेक्चर. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपका जो डेटा है वो मेरे ही मतलब मेरा जो डेटा है वो मेरे कंप्यूटर में है, और मेरे एप्लीकेशन का जो लोड है, जो एप्लीकेशन को लगने वाली जगह है, वो भी मेरे ही कंप्यूटर में. तो दोनों चीज़ें क्योंकि एक ही डिवाइस में है, तो हम बोलेंगे दैट दिस इज अ सिंगल टियर आर्किटेक्चर. इससे एक छोटी सी आपको बात समझ में आ रही होगी कि फिर 2 टियर आर्किटेक्चर में क्या होगा. 2 टियर आर्किटेक्चर में आपका एप्लीकेशन वाला पार्ट अलग डिवाइस पे होगा और आपका डेटाबेस वाला पार्ट अलग डिवाइस पे होगा, और इन दोनों के बीच एक नेटवर्क से उसको कनेक्ट करेंगे. बिकॉज एप्लीकेशन तो रन होगा, और जब वो रन होगा तो डेटा जनरेट होगा, तो डेटा जनरेशन होगा तो डेटाबेस में स्टोर होगा, लेकिन डेटा का यूज एप्लीकेशन में होगा. आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ. डेटा जनरेट एप्लीकेशन से होगा, स्टोर कहाँ होगा, डेटाबेस में होगा. डेटाबेस से जब डेटा को यूज करना है तो वो वापस जाकर के एप्लीकेशन पे बैठेगा और वहां आप डेटा का यूज कर सकते हो. एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ. ये मेरा कंप्यूटर है आपके सामने, ठीक है. अब इस कंप्यूटर में मैंने माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस इंस्टॉल किया हुआ है. तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज एन एप्लीकेशन. उसमें चलिए एक्सेल की बात करेंगे. ये एक्सेल इज एन एप्लीकेशन.
अच्छा एक्सेल तो जानते हो नहीं जानते हो आप, बहुत सिंपल सी बात है ये। हाँ सर। हाँ भाई एक्सेल नहीं जानते तो वो क्या ही सीखे फिर। तो एक्सेल इज एन एप्लीकेशन, तो ये एक्सेल मेरे कंप्यूटर में ही इंस्टॉल्ड है, और इस एक्सेल से जो भी फाइल जनरेट होनी है, वो फाइल जो जनरेट होनी बेटा वो क्या होगा, वो मेरे कंप्यूटर में ही स्टोर होगा। तो एप्लीकेशन भी एक ही कंप्यूटर में है, एक ही डिवाइस पर है, और उसका स्टोरेज भी उसी डिवाइस पर है। तो ये हम बोलेंगे दिस इज अ सिंगल टियर आर्किटेक्चर। यही अगर मैं एक्सेल मेरे लैपटॉप पर चलाऊं और डेटा मेरे डेस्कटॉप पर सेव करूं, तो मैं बोलूंगा ये 2 टियर आर्किटेक्चर हो जाएगा, जहां पर एप्लीकेशन एक जगह चल रही है लेकिन उसका डेटा सेव कहीं और हो रहा है। अब बोलोगे सर इतना कॉम्प्लिकेशन करना क्यों है, आई मीन वाई वी नीड दिस, क्यों नहीं ये पूरी दुनिया सिर्फ सिंगल टियर आर्किटेक्चर यूज करती है। बेटे हमारी दुनिया छोटी है, ई कॉमर्स वालों की दुनिया बड़ी है। जितना ज़्यादा आपका टास्क बड़ा होता है, जितना ज़्यादा आपका टास्क बड़ा होता है, वो तभी स्मूथली चलता है जब आप उसको टुकड़ों में डिवाइड करो। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जितना ज़्यादा आपका टास्क बड़ा है वो तभी स्मूथली कंप्लीट होगा जब आप उसको टुकड़ों में डिवाइड करो। एग्जाम्पल ले लो, मैंने आपको बोला चढ़ जाओ माउंट एवरेस्ट, एक दिन में चढ़ जाओ। जब शुरुआत करो तो जब माउंटेन के पीक तक आपने रुकना नहीं है, बिल्कुल एक दम में आपने चढ़ना है। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है क्या? सर क्या बात करें, मतलब हम तो स्वर्ग सिधार जाएंगे, बिल्कुल ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप देखो जो माउंटेनियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, माउंटेन के स्पेसिफिक एरियाज में क्या करते हैं, कैंप लगाते हैं। इतना चढ़ गए कैंप लगा दिया, फिर और चढ़ गए फिर कैंप लगा दिया, फिर और चढ़ गए और फिर कैंप लगा दिया। तो इससे हमको क्या समझ में आता है, ये कि जब टास्क बहुत बड़ी होती है तो उसको जब टुकड़ों में डिवाइड करते हैं तो ये स्मूथली होता है। अब आपको और मेरे को डेटा का उतना नीड है ही नहीं, हमारी उतनी प्रोसेसिंग का नीड है ही नहीं। बट सोचो फ्लिपकार्ट के एंगल से, अमेजोन के एंगल से, या कोई और दूसरी बड़ी कंपनी के एंगल से, उनका एप्लीकेशन कितना हैवी है, उनका डेटा प्रोसेसिंग नीड कितना हैवी है, और डेटा भी कितना स्टोर करना है। तो भैया एक डिवाइस पर ये थोड़ी सी जोर ज़बरदस्ती हो जाएगी। तो इट्स बेटर टू क्रैक इट इनटू 2 पार्ट्स। तो सबसे पहला जो आर्किटेक्चर आपके सामने आ रहा है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 टियर आर्किटेक्चर। आपको लॉजिक समझ में आ रहा है क्या, कॉन्सेप्ट का लॉजिक समझ में आ रहा है आपको, दैट वाई देर इज अ नीड ऑफ अ 2 टियर आर्किटेक्चर। अब सर ये तो ठीक है समझे, ये 2 टियर में 2 टियर कौन से है, तो ये 2 टियर आर्किटेक्चर का डायग्राम आपके सामने। फर्स्ट टियर को हम लोग बोलेंगे प्रेजेंटेशन टियर, और इस दूसरे टियर को हम लोग बोलेंगे डेटाबेस टियर। और जिस चीज से ये लोग कनेक्टेड है बेसिकली दिस इज अ नेटवर्क, दिस इज अ नेटवर्क। नाउ दिस इज अ 2 टियर आर्किटेक्चर। अब ये 2 टियर आर्किटेक्चर आपको कहां देखने मिलेगा, एग्जाम्पल सीए ऑफिस, एग्जाम्पल सीए ऑफिस। मैं जिस ऑफिस में आर्टिकलशिप कर रहा था, अब मुझे पता नहीं आपके वहाँ कैसा होता है, बट मैं जिस सीए फर्म में आर्टिकलशिप कर रहा था, तो हमारे सीए फर्म में हमने क्या करा था, एक सेंट्रल सर्वर था वहाँ पर, और सारे कंप्यूटर उस सेंट्रल सर्वर से जुड़े हुए थे। अब सर्वर का मीनिंग क्या होता है बेटे, इसलिए हमने आपको पहले ही सिखा दिया, सर्वर मतलब अपना इवेंट मैनेजर, सब कुछ उसी में है। तो ये वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे कंप्यूटर्स में थी, लेकिन जब हम डेटा को कंट्रोल एज सेव करते थे तो डेटा हमारे कंप्यूटर पर सेव नहीं होता था, डेटा इस सेंट्रल सर्वर पर या फिर कह लो डेटाबेस टियर में स्टोर हो रहा था। तो हमारे पास केवल एप्लीकेशंस दिखते थे, मतलब टैली दिखाई देता था, विनमैन दिखाई देता था। सर विनमैन क्या है बेटे, पॉपुलर टैक्स कंप्यूटेशन सॉफ्टवेयर है, जीएसटी का सॉफ्टवेयर दिखेगा, है ना, ये अलग अलग टाइप का आपका एमएस ऑफिस के एप्लीकेशंस दिखेंगे, पावर पॉइंट दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, लेकिन स्टोरेज कहीं और होगा। क्यों? हमने एक्टिविटी को डिवाइड करा है ताकि रिस्क घटती है, ताकि रिस्क घटती है। सर रिस्क कैसे घटती है, इमेजिन करो अगर मेरा कंप्यूटर हैक हो जाता है तो मेरे एप्लीकेशंस भी बर्बाद, और सबसे इंपॉर्टेंट मेरा डेटा भी बर्बाद। तो एक ही डिवाइस पे अटैक हो गया तो सब खत्म हो गया। लेकिन सीए ऑफिस में अपने को सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए, तो अपन ने क्या करा, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करा। तो अगर हैकर सबसे पहले अटैक किधर करेगा, जो उसको इंटरनेट पर दिखता है, और सबसे पहले जो उसको दिखाई देता है बेटे वो होता है आपका प्रेजेंटेशन टियर। ये नाम ही है इसका, प्रेजेंटेशन मतलब दिस इज व्हाट द यूजर सीज, तो उसको पहले दिखेगा प्रेजेंटेशन टियर, वो उस पर अटैक करेगा। तो जैसे हमको पता चलेगा कि हैकर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कनेक्शन को ब्रेक कर देंगे, और जैसे हम कनेक्शन को ब्रेक करेंगे तो हमारा डेटाबेस क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। हमारा डेटाबेस कैसे हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। मतलब हमने क्या करा, प्रेजेंटेशन तो कुर्बान हो गया हमारा, उसकी बलि चली गई, लेकिन मेन डेटा तो बच गया।
तो सिंगल टियर आर्किटेक्चर और टू टियर आर्किटेक्चर में क्या आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? Are you able to understand the difference between a presentation tier and the single tier and the two tier architecture? Please tell me. अरे बच्चों आपसे पूछ रहा हूँ. यस सर। यस। तो बताओ थोड़ा ऐसा हाँ नहीं कुछ डाउट आते तो पूछा करो बीच बीच में. तो ये होता है भैया आपका टू टियर आर्किटेक्चर, जहां पर एक होता है प्रेजेंटेशन टियर और एक होता है आपका डेटाबेस टियर. अभी एक मिनट खाली रुकना, आई हैव टू ओपन समथिंग आउट हियर. थ्री टियर आर्किटेक्चर के लिए आपको एक एग्जाम्पल क्रिएट करना पड़ेगा हमें. हम पहले एग्जाम्पल पे जाएंगे और फिर कहीं और जाएंगे. अब देखिए ये होता है बेटा थ्री टियर आर्किटेक्चर. ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ थ्री टियर आर्किटेक्चर, जहां पर हमने एक और लेयर को ऐड करा. अब हमने क्या करा, प्रेजेंटेशन टियर और डेटाबेस टियर तो हमने टू टियर आर्किटेक्चर से उठाए, लेकिन अब हमने क्या करा, एप्लीकेशंस के लिए एक और अलग मशीन बना दी. मतलब अब हमने और डिटेलिंग करी. सिंगल टियर में क्या हो रहा था, आपका प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सब एक ही जगह पर है. टू टियर में क्या करा हमने, प्रेजेंटेशन मतलब उसको उसी में एप्लीकेशन को अंदर डाल दिया. यहाँ पे क्या करा, आपका जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको अलग किया, एप्लीकेशन के लिए अलग डिवाइस किया और डेटाबेस के लिए हमने अलग डिवाइड जो है थर्ड वाला मशीन लगा दिया, और वो है आपका डेटाबेस टियर. तो जहाँ पर ऐसा तीन तरह का आर्किटेक्चर आपको दिखता है, जहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन अलग से मतलब जो यूजर को दिखाई देता है, उसके बाद आपका जो बिजनेस लॉजिक है दैट इज योर एप्लीकेशन. मैं एग्जाम्पल लूँगा तो आपको समझ में आएगा. और जहाँ पे आपका डेटा होता है बेटा वो है आपका डेटाबेस टियर. अब एग्जांपल लेंगे. सबसे पहले जब हम flipkart.com पर जाते हैं तो जो हमको वेबसाइट दिखाई देती है, आपकी वेबसाइट बैठी होती है प्रेजेंटेशन टियर पे. ये डायग्राम आपने ड्रॉ कर लेना है. ये डायग्राम आपके नोट्स में या आपके मॉड्यूल में नहीं है, ये आपको एग्जाम्पल हमने क्रिएट किया है क्लैरिटी आने के लिए. तो प्रेजेंटेशन टियर में आपका वेबसाइट बैठता है, मतलब वेबसाइट का जो प्रेजेंटेशन पार्ट है, जो अलग अलग पेजेस है जो आप सर्व करते हो ना अलग अलग वेबसाइट्स को, प्रोडक्ट कैटेगरी देखी आपने, अलग अलग प्रोडक्ट को स्क्रॉल किया, विश लिस्ट में स्टोर किया, जो भी किया आपने, बेसिकली वो आपका flipkart.com पे जो आप करते हो, जो आपको सर्व करने का टेक्नोलॉजी जो बताया हुआ है दैट इज अ प्रेजेंटेशन टियर. सर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये एप्लीकेशन टियर पे आपका बिजनेस लॉजिक है. इसका मतलब क्या है सर, इसका ये मतलब है कि जब आप कोई परचेज का ट्रांजैक्शन करते हो, जब आप कोई कस्टमर सपोर्ट से चैट करते हो, या आपको कोई प्रोडक्ट का रिटर्न करना है, ये इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन. इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन. तो ट्रांजैक्शन आपका एप्लीकेशन टियर पे होता है. मतलब आप वेबसाइट पर गए, मतलब आप प्रेजेंटेशन टियर में हो, आपने वेबसाइट पर जाकर ट्रांजैक्शन करा तो आप एप्लीकेशन टियर में चले गए. और जब आप फाइनली आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है तो आप अपने अकाउंट में माय ऑर्डर्स में जो आपको ऑर्डर्स दिखाई देती है ना, दैट ऑर्डर्स आर स्टोर इन द डेटाबेस टियर. दैट ऑर्डर्स आर स्टोर इन द डेटाबेस टियर. और कुछ इस हिसाब से आपका ये तीन हिस्सों में वेबसाइट जो है वो डिवाइड होता है. अब वो लगे लेकिन सर हमको तो पता ही नहीं चलता कि हम कौन से टियर में. बेटे आपको पता चल के करोगे क्या आप, इट इज़ नॉट फॉर यू, इट इज़ फॉर द ई कॉमर्स कंपनी. उनके बैकएंड में ये सिस्टम्स आपको यहाँ पर दिखाई देती है. करेक्ट. अब बोलोगे सर ये एक्स्ट्रा टियर की क्या जरूरत थी, सिक्योरिटी के एंगल से. जितना ज़्यादा आपका डेटा इंपॉर्टेंट है हम उतने ज़्यादा लेयर्स उसके सामने लगाएंगे. अब इमेजिन करो आपकी गोल्ड की चेन और आपके नाइकी के शूज़, आप किसको ज़्यादा प्रोटेक्ट करोगे, गोल्ड की चेन को या नाइकी के शूज़ को? हाँ, तो गोल्ड की चेन को प्रोटेक्ट करोगे ना ज़्यादा. तो गोल्ड की चेन गले में पहन के निकलोगे तो बिल्कुल यहाँ तक छुपा लोगे, मतलब यहाँ तक ऐसे ये पहन लोगे. नाइकी के शूज़ तो पूरी दुनिया को बता के घूम रहे हो आप, गोल्ड की चेन तो बता नहीं रहे. हाँ कुछ लोग होते हैं जो बताते हैं, वो अलग केस है, बट नॉर्मल रैशनल ह्यूमन बीइंग क्या करेगा, उसको हमेशा प्रोटेक्शन में रखेगा. तो टू टियर आर्किटेक्चर में हमने डेटाबेस तरीके से हमने एक ही वॉल लगाया. थ्री टियर में हमको सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए तो हमने एक और लेयर लगा दिया, ताकि अगर हैकिंग होती है तो डेटाबेस पे आने से पहले हमसे कनेक्शन काट देंगे, ताकि हैकिंग कहीं और हो जाए, हमारा डेटाबेस तो बचा रहे. तो ये सिक्योरिटी के एंगल से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. अभी मेरा आपसे सवाल है, थ्री टियर
टू टियर एंड सिंगल टियर, कौन सबसे ज्यादा सिक्योरिटी के एंगल से इंपॉर्टेंट है? कहाँ सिक्योरिटी ज्यादा है? थ्री टियर में ज्यादा सिक्योरिटी मिलेगी। और सबसे सस्ता वाला कौन सा टियर होगा? मीन कौन सा आर्किटेक्चर सस्ता है आपके हिसाब से? सिंगल टियर सस्ता है, ओके। किसको मेंटेन करना ज्यादा इजी है और किसको मेंटेन करना डिफिकल्ट है? मेंटेन करना इजी। सिंगल टियर को मेंटेन करना इजी है और थ्री टियर को मेंटेन करना डिफिकल्ट है। कौन सा टियर सबसे कॉस्टली होगा? कौन सा आर्किटेक्चर कॉस्टली है सेटअप करने के लिए? थ्री टियर। आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ मिलेगी? सिंगल टियर, टू टियर या थ्री टियर आर्किटेक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा कहाँ मिलेगी आपको? नहीं भाई, आपको जो है थ्री टियर में फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, मतलब आप इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी में यहाँ का मतलब है नॉट यूज बट उसके डिज़ाइन को लेकर के आप अपने हिसाब से चीज़ों को डिवाइड कर सकते हो। कस्टमाइजेशन ज़्यादा कहाँ पॉसिबल है? थ्री टियर आर्किटेक्चर, ओके। और अगला सवाल करने से पहले हमको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की ही बातें हम लोग कर रहे थे। अब सिंगल टियर तो आपके सिलेबस में है नहीं, आपके सिलेबस में केवल टू टियर और थ्री टियर आर्किटेक्चर है। तो अब आपको ये सवाल इनमें कंपेयर करना है, ज़्यादा सिक्योर कौन सा है, टू टियर की थ्री टियर? थ्री टियर आर्किटेक्चर। सबसे महंगा कौन सा है, थ्री की टू? थ्री। सस्ता कौन सा है, टू या थ्री? टू सस्ता है। किसको मेंटेन करना सिंपल है, टू टियर आर्किटेक्चर। इसको मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ज़्यादा अच्छा नेटवर्क का ट्रैफिक हैंडल कौन कर सकता है? बहुत लोग एक साथ आ गए तो अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस कौन देगा, टू टियर की थ्री टियर? थ्री टियर आर्किटेक्चर। ऑब्वियसली इसकी कैपेसिटी तो ज़्यादा ही है। अब लास्ट में मेरा आपसे सवाल है, आपके हिसाब से ई कॉमर्स वाले प्लेयर टू टियर यूज़ करेंगे कि थ्री टियर यूज़ करेंगे? थ्री टियर ही यूज़ करेंगे। क्यों? उनको सिक्योरिटी चाहिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। हमने कल फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे आपको दिखाया था 256 बिट इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही, तो बेटा इतनी सिक्योरिटी अगर वो लगा रहे तो वो ये आर्किटेक्चर को ही यूज़ करेंगे, टू टियर को नहीं करेंगे। तो सीए ऑफिस में आपको टू टियर मिलेगा, ई कॉमर्स के केस में आपको थ्री टियर आर्किटेक्चर मिलेगा। चलिए अभी आपको मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लो बिकॉज ये आपके बुक्स में नहीं है। तो जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम। सर, हाँ बोलिए। सर वो एप्लीकेशन टियर एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, बच्चे का सवाल है कि सर एप्लीकेशन टियर क्या होता है। बेटे एप्लीकेशन टियर ये है जहाँ पर आपका बिजनेस का लॉजिक है, मतलब जहाँ पर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होना है। आपका परचेज वाला ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन में होगा, आपका रिटर्न वाला, आपका चैट वाला, अब यू अंडरस्टैंडिंग, या किसी प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कर रहे हो, वहाँ से उसको रिमूव कर रहे हो, ये वाला पार्ट आपका एप्लीकेशन टियर में आएगा, नॉट इन द प्रेजेंटेशन टियर। गेटिंग दिस पॉइंट? यस। इसलिए तो फिर सर टू टायर में एप्लीकेशन टायर आप किधर होते हैं, प्रेजेंटेशन टियर वो में या फिर? वो उसी में है, प्रेजेंटेशन में ही है। टू टियर आर्किटेक्चर में आपका एप्लीकेशन वाला प्रेजेंटेशन में ही इंक्लूडेड है। हाँ सर। थ्री टियर में हमने उसको अलग किया है यहाँ पर। योर पॉइंट इज वैलिड। तो चलिए इसको ड्रॉ कर लो बिकॉज और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आई हाईली रिकमेंड दैट यू ड्रॉ द डायग्राम। सर ऐसा कंप्यूटर ड्रॉ करना पड़ेगा क्या? नहीं बेटे, नॉर्मल आपने हेडिंग दिया तो भी चलेगा। जब हो जाए तो हैंड रेज कर देना। सिद्धि का हो चुका है यहाँ पर ड्राइंग। कुछ बच्चे मतलब एकदम बुलेट ट्रेन की जैसे फटाफट कर लेते बिल्कुल। तितिक्षा का भी हो गया, अदिति का भी हो गया, पाँच छः बच्चों का हो गया यहाँ पे। ए बी एंड ए जे, हमारे पास 2 अदिति है ना, एक अदिति बापट है और एक अदिति जैन है। ए जे एंड ए बी। ऐश्वर्या का भी हो गया। अच्छा, ऐश्वर्या जो है
ये हमारी नेक्स्ट सिंगर है, उनसे ही गाना हमको गवाना है ना ऐश्वर्या? आप ही गाओगे अगला सॉन्ग? हाँ सर चलेगा। क्या बात है। I guess many of you have completed it. हो गया आप सबका? इसको बंद करते हैं फिर। अब थोड़ा सा फॉर्मली जो है रीडिंग करके थोड़े पॉइंट्स को समझने का ट्राई करते हैं। मोटा मोटी तौर पर कॉन्सेप्ट समझ गया, कंपैरिजन समझ गया, क्यों कैसे किधर क्या वो समझ गया। अब थोड़ा सा इंसानों में आके रीडिंग करेंगे। सबसे पहला है भैया एडवांटेजेस। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ 2-tier आर्किटेक्चर? पहला एडवांटेज, द सिस्टम परफॉर्मेंस इज हायर बिकॉज बिजनेस लॉजिक एंड डेटाबेस आर फिजिकली क्लोज। यहाँ पर इनका कहना है कि जो सिस्टम का परफॉर्मेंस है वो अच्छा है बिकॉज आपका ये बिजनेस लॉजिक मतलब प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन एक में है, ये एक दूसरे से नजदीक है एज कंपेयर टू 3-tier आर्किटेक्चर। 3-tier में क्या हो रहा है, हम एक लेयर बढ़ा रहे हैं, तो उनका ऐसा कहना है कि सिस्टम परफॉर्मेंस थोड़ा सा इजी मिलेगा आपको कहाँ पर, 2-tier आर्किटेक्चर में। अगर आप इसको रियल लाइफ में देखो तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, बट ठीक है अब पॉइंट है तो आपको ऐसा करना है। सिंस प्रोसेसिंग इज शेयर्ड बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर, मोर यूजर्स कुड इंटरैक्ट विद द सिस्टम। सी ऑफिस के एग्जाम्पल को देखना, क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी है, आपके पास जो कंप्यूटर है वो नोड है, या कह लो कि अलग अलग आपके पास प्रेजेंटेशन टीयर है, उसी को क्लाइंट बोला गया है। और आपका जो सर्वर है तो उसको एक कंप्यूटर जोड़ो, 2 जोड़ो, 3 जोड़ो, जितनी सर्वर की कैपेसिटी है उतने आप नंबर ऑफ कंप्यूटर इसमें जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट इज़ अ सिंपल स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू 3-tier आर्किटेक्चर, एज कंपेयर टू 3-tier आर्किटेक्चर। तो ये एडवांटेजेस के पॉइंट, और डिसएडवांटेजेस में बहुत ज़्यादा नहीं है। परफॉर्मेंस डेटोरिएट्स इफ द नंबर ऑफ यूजर इंक्रीजेस। सर्वर की कैपेसिटी आपकी है 10 कंप्यूटर की, आपने उसमें लगा दिए 15 कंप्यूटर, सर्वर फास्ट चलेगा या स्लो हो जाएगा? क्या लग रहा है आपको? स्लो हो जाएगा। तो ये दिक्कत बेसिकली दुनिया के हर सर्वर में, ये 3-tier में भी ऐसे ही आएगा। मतलब उन्होंने उधर पॉइंट लिखा नहीं, वरना वो सेम पॉइंट हो जाता, बट आप वहाँ भी लिख सकते हो कि बहुत ही यूज़र बढ़ गए। मैंने आपको बताया भी था एग्जाम्पल, अगर मुझे याद है, कि एक बार फ्लिपकार्ट का साइट भी क्रैश हुआ था 2013 में, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम बिग बिलियन डेज को अनाउंस किया था। क्या ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था? आई गेस आई हैव गिवन दिस एग्जाम्पल। वही वाली केस है, तो स्लो हो जाएगा आपका परफॉर्मेंस। देर इज अ रिस्ट्रिक्टेड फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस ऑफ DBMS। DBMS का यहाँ पर फुल फॉर्म लिख लो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, database management system says data language used in server is a proprietary to each vendor। सर इसका क्या मतलब है? इन केस ऑफ 2-tier मैंने आपको बताया ना कि फ्लेक्सिबिलिटी आपको ज़्यादा कहाँ मिलेगी, 3-tier आर्किटेक्चर में, और थोड़ा सा कम फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलेगा 2-tier में, बिकॉज आपको चॉइसेस कस्टमाइजेशन ज़्यादा मिलेगा 3-tier में। यहाँ पर आपको जैसा सर्वर है वैसा ही क्लाइंट लेना पड़ेगा, जैसा सर्वर बोलेगा वो उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। 3-tier में क्या होता है, थोड़ा सा कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो, बिकॉज आपके पास 2 से ज़्यादा मशीन्स है, तो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। तो ये है कुछ एडवांटेजेस 2-tier के और कुछ डिसएडवांटेजेस उसी के। 3-tier आर्किटेक्चर देखिए, ये बड़ा बेकार सा डायग्राम है जो आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, अपना डायग्राम बहुत बढ़िया है, वो एग्जाम्पल के लिए समझ में भी आता है आपको। एडवांटेजेस ऑफ अ 3-tier आर्किटेक्चर, वी आर एक्सपेक्टिंग दिस आंसर इन द फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन। आप इसको स्टार मार्क कर लो। लगभग ये 2-3 अटेम्प्ट से आया नहीं है क्वेश्चन, तो वी आर एक्सपेक्टिंग दिस। व्हाट इज अ 3-tier आर्किटेक्चर, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, 5 मार्क के लिए पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सो नाउ लेट अस सी व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ 3-tier आर्किटेक्चर। सर क्या एडवांटेजेस है? 3 ही पॉइंट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। पहला, क्लियर सेपरेशन ऑफ यूजर इंटरफेस कंट्रोल एंड द डेटा प्रेजेंटेशन फ्रॉम द एप्लीकेशन लॉजिक। मतलब आपका एप्लीकेशन लॉजिक आपने अलग करा, प्रेजेंटेशन अलग करा और डेटाबेस अलग करा, तो इससे क्या हो गया, अभी जो आपके वेबसाइट का जो डिजाइनिंग वर्क है वो प्रेजेंटेशन टीयर पर ही काम करेगा,
उसके बाद आपका जो बिजनेस लॉजिक, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, पेमेंट्स का पार्ट है वो आपका एप्लीकेशन लॉजिक ही हैंडल करेगा, और आपका जो डेटाबेस का काम होगा सिर्फ डेटा को स्टोर करना। जब इतनी क्लियर कट सेपरेशन है तो आपकी एक्टिविटीज परफेक्टली होती है। इमेजिन करो आपको पिज्ज़ा बनाना है, राइट, आपको पिज्ज़ा बनाना है, आपको काम दिया कि पिज्ज़ा का बेस बनाओ, बस इसके ऊपर आपने कुछ नहीं करना है। किसी और को काम दिया कि उसके ऊपर का मटेरियल, सॉस वगैरह, जो चीज़, जलपिनो जो डालना है वो डालना है। तीसरे को काम दिया कि तुम्हारा काम है केवल देखना कि वो प्रॉपर डिग्रीज पर बेक हो रहा है, पिज़्ज़ा बहुत ही परफेक्ट बनेगा। यही चीज़ें अगर एक पर्सन खुद करेगा तो हो सकता है कि कहीं कुछ क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, लेकिन जब 3 अलग अलग व्यक्ति इसको करते हैं तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो क्लियर सेपरेशन ऑफ एक्टिविटी। डायनामिक लोड बैलेंसिंग। सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लोड बैलेंसिंग? जब बहुत ज़्यादा, ये आपने मुझे बताया कि नेटवर्क ट्रैफिक हैंडलिंग अच्छे से कौन करेगा? 3 tier आर्किटेक्चर करेगा एज कंपेयर टू 2 tier आर्किटेक्चर। सो दैट इज कॉल्ड एज डायनामिक लोड बैलेंसिंग। एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज मैनेजमेंट? देखिए, इट इज ईजी एंड फास्टर टू exchange a component on the server than to furnish the numerous PCs with the new program versions। इसका क्या मतलब है सर? चेंज मैनेजमेंट का क्या मतलब है? आप इमेजिन करो आपके घर में आपका, अगर आपको 2-3 रूम का घर है, वहाँ पर आपको किसी एक रूम का कंस्ट्रक्शन आपने निकाला, कोई रिनोवेशन वगैरह आपने किया जो आपके घर के बिल्कुल मिडल में है, तो 1-1.5 महीना तो आपका घर में रहना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज वो सब वर्कर आएंगे, वो सब काम होगा, धूल वगैरह सब कुछ हो जाएगी, क्योंकि ये सब कनेक्टेड है, वो चीज़ कनेक्टेड है। बट अगर आपका घर ऐसा है कि एक कमरा इधर है, फिर दूसरा कमरा थोड़ा दूर है, फिर तीसरा कमरा थोड़ा और दूर है, फिर इस केस में अगर किसी एक कमरे का कंस्ट्रक्शन निकलता है तो क्या आपका लाइफ ज़्यादा डिस्टर्ब होगा क्या? No, sir. नहीं होगा। तो यही वाला केस है 3 tier आर्किटेक्चर में। जब कोई रिपेयरिंग का काम आता है तो आप एक जो बीच का टियर है उसको बाहर निकाल लो, दूसरे टियर को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, वो जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक होकर वापस उसको फिट कर लो। और डेटाबेस टियर में अपडेशन करना है तो बाकी टियर को आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं। एप्लीकेशन टियर में अपडेशन करना है तो डेटाबेस और प्रेजेंटेशन को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं। वेबसाइट के डिजाइनिंग का काम चल रहा है तो एप्लीकेशन और डेटाबेस को खराब करने की आपको जरूरत नहीं है कुछ इस हिसाब से। तो दैट इज चेंज मैनेजमेंट, डायनामिक लोड बैलेंसिंग एंड क्लियर सेपरेशन ऑफ एक्टिविटीज। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? नेटवर्क ट्रैफिक अगर बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बढ़ गया तो डेफिनेटली ये भी आपका सिस्टम स्लो ही हो जाएगा। दैट इज दैट फर्स्ट पॉइंट। इंक्रीज नीड ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक मैनेजमेंट। ट्रैफिक मैनेजमेंट करना पड़ेगा, नहीं किया तो फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे जैसा तुम्हारा भी वेबसाइट क्रैश करेगा। Current tools are immature and more complex as compared to 3 tier architecture, 2 tier architecture। इसको बनाना भी कॉस्टली है और इसको मेंटेन करना भी डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू 2 tier आर्किटेक्चर। तो जब कभी भी आपको आंसर लिखना है तो आपको जब 3 tier आर्किटेक्चर के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिख रहे हो तो पहले 2 tier को इमेजिन करो, ये ऑटोमेटिकली आंसर इधर बनेगा। और जब अगर आप 2 tier का आंसर लिख रहे हो तो आपको 3 tier को बैक ऑफ द माइंड में रखना है, तब जाके उधर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बनेंगे। मुझे बताइए, क्या आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है? Yes, sir. दैट वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ 3 tier एंड 2 tier आर्किटेक्चर। एक बार आपके एग्जामिनेशन में जब से एमसीक्यू स्टार्ट हुआ एक सवाल आया था, और इसमें आई डोंट नो कि बच्चों ने क्यों नहीं इसको कर पाए, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट वर नॉट एबल टू डू इट। सिंपल क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? एमसीक्यू था और 4 ऑप्शन दिए थे। A dash type of architecture in used in e-commerce। ऑप्शन था 1 2 3 4, बस ऐसा सिंपल ऑप्शन दिया था। बच्चे उधर भी गलती करके आ गए। सिंपल आंसर क्या था इसका? 3 tier आर्किटेक्चर। चिल्ला चिल्ला के क्लास में बताया जाता है कि भैया 3 tier आर्किटेक्चर ही यूज होता है। आपके ई कॉमर्स के केस में आपको डायग्राम भी बताया, उसमें एग्जाम्पल भी फ्लिपकार्ट का दिया। अरे तो भैया पता चला है ना कि 3 tier है तो आंसर क्या आएगा? 3। आंसर वो सी 1 2 3 का 3 वाला आंसर था। कोई बच्चा 4 लिख के आया, कोई बच्चा 1 लिख के आया। क्योंकि क्या होता है EIS के केस में केवल लर्निंग करने से कोई मतलब नहीं है। बात को समझो, आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा ना तो भले ही जो रट्टाफिकेशन वाले आंसर है वो आप लिख के आओगे, बट देन व्हाट अबाउट एमसीक्यू? एमसीक्यू में क्लीन बोल्ड हो जाओगे। और EIS सेशन में अगर आपको 60+ स्कोर करना है तो आपका एमसीक्यू इज द मेक और ब्रेक। वो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। एमसीक्यू को जिसने जीत लिया उसका आराम से 60 के ऊपर का स्कोर निकलता है। एमसीक्यू में गड़बड़ हो गई तो भैया फिर तुमको कोई नहीं बचा सकता। तो एमसीक्यू में दोनों चीज़ें चाहिए, रीडिंग भी और लॉजिक भी। करेक्ट।
So that is the concept of beta 3-tier architecture and the concept of 2-tier architecture. अब जरा नीचे जाएंगे और विच आर्किटेक्चर इज यूज, तो भैया यहाँ पर आप कान खोल के और बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो ई कॉमर्स में कौन सा यूज होता है. विच आर्किटेक्चर इज यूज, 3-tier is used. Just give me 1 second, someone is calling me, just give me 1 second. सो हम बात करते हैं कि कौन सा आर्किटेक्चर यूज, भैया 3-tier आर्किटेक्चर इज यूज, प्लीज ऐसा लिख लो. और मैं बता रहा हूँ एज अ फैकल्टी हमको बहुत बुरा लगता है जब इतना सिंपल क्वेश्चन में भी बच्चा डुबकी लगा देता है. क्या बोले मतलब है, मतलब कैसे हम हमारी इच्छा होती है उस बच्चे को देख के बोले प्रभु चरण कहाँ हैं आपके. बेटे कितना सिंपल आंसर की, और इतना सिंपल एमसीक्यू, इससे सिंपल क्या आ सकता है एग्जाम में, मुझे बताइए. तो सिंपल चीज़ों में आपको जो है गलती नहीं करनी है. मैं मानता हूँ आप बोलोगे सर ये इतनी गलती तो हम कर ही नहीं सकते. बेटे कॉन्फिडेंस अच्छा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस इज डेंजरस. गलती करी है बच्चों ने, तभी हम आपको बता रहे हैं. अब देखो ई कॉमर्स आर्किटेक्चर वाइड इंटरनेट, ये जो है ना, ये बेटा ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन करा है. ये देखिए जो ये आपकी लेयर है, बेसिकली दिस इज योर प्रेजेंटेशन वाला लेयर. प्रेजेंटेशन लेयर में क्या क्या आएगा उन्होंने और भी उसको डिटेलिंग में बताया. प्रेजेंटेशन लेयर में आप खुद वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर, मतलब यहाँ पे आपका वेबसाइट, यूजर तो आप खुद हो, वेब सर्वर मतलब आपका गूगल क्रोम एंड ऑल, और वेबसाइट, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन टियर. उसको और डिटेलिंग में आपके सामने टेबल में दिया गया. एप्लीकेशन लेयर में क्या आएगा, जैसे हमने आपको बताया आपका जो सारा कुछ ट्रांजैक्शन का पार्ट है वो एप्लीकेशन में आएगा. देखिए ई मर्चेंट, रीसेलर, आपका लॉजिस्टिक पार्टनर, ये सब कब काम में आता है, जब आप एक्चुअल ट्रांजैक्शन करते हो. तो बिजनेस लॉजिक वाला इधर आएगा, तो यहाँ पर आप लिख लो बिजनेस लॉजिक. बेटा इसी का एग्जाम्पल हमने आपको दिया था, वो स्लाइड जब आपको दिखाई थी, बिजनेस लॉजिक. और आपके डेटाबेस के लेयर में क्या आएगा, द इंफॉर्मेशन स्टोर हाउस वेयर ऑल द डेटा रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट्स प्राइस इज केप्ट. यहां सब कुछ रखा जाता है. गेटिंग दिस पॉइंट. नाउ लेट अस डू वन थिंग. अब तक की जो कहानी है ई कॉमर्स की वो फटाफट से पूरी रिवाइज करेंगे अभी तक, देन विल एंड द क्लास फॉर टुडे. अब तक का पूरा रिवाइज कर लेंगे, बिकॉज एक बार हाथ घूमना बहुत ज़रूरी है तो चैप्टर पकड़ में आता है. तो फर्स्ट हमने देखा कि ओल्ड मॉडल ऑफ कॉमर्स क्या होता है, होलसेल, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर. ई कॉमर्स का मॉडल कुछ इस हिसाब से होता है कि कई बार मैन्युफैक्चरर और कस्टमर डायरेक्ट कनेक्शन में आ जाते हैं. फिर हमने एक बहुत ही पॉपुलर सा डिफरेंशिएशन देखा था, दैट इज पॉइंट्स ऑफ ई कॉमर्स वर्सेस ट्रेडिशनल कॉमर्स. सिद्धि विनायक वो क्या था, मेडिकल स्टोर था कि जनरल स्टोर था, कौन सा स्टोर था, जनरल स्टोर. तो सिद्धि विनायक वर्सेस आपका अमेजॉन का ग्रोसरी कह लो, तो उसमें क्या क्या डिफरेंस है कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं. आप प्रॉफिट की बात कर सकते हो, टाइम की बात कर सकते हो, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग की बात सकते हो, और प्रोडक्ट की डिलीवरी कहाँ फास्ट होती है, मार्केटिंग की बात कर सकते हो, बिजनेस स्कोप की बात कर सकते हो. बात समझ रहे हो. इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इज ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट. पेमेंट की भी आप बात कर सकते हो, फ्रॉड प्रोसेस कुछ इस हिसाब से. उसके बाद हमने करा बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स. बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स में 3 लोगों को बेनिफिट होता है. एक हमको मतलब यूजर्स जो कस्टमर है, सेलर को एंड गवर्नमेंट को. यूजर को क्या बेनिफिट होता है बेटे, हमारे लिए बहुत कन्वीनियंस है, टाइम सेविंग है, हमारे को बहुत वैरायटी मिलता है, वेरियस ऑप्शंस है, हमको कूपन्स एंड डील्स मिल जाती है उसमें, हमको लोगों का फीडबैक इमीडिएटली मिलता है, इजी टू फाइंड रिव्यूज. और लास्ट में था एनी टाइम एनीवेयर यू कैन गो एंड शॉप, मतलब जाने की जरूरत नहीं है, एनीवेयर यू कैन शॉप. So that is the benefit to customer. What is the benefit to business sellers? Increase customer base, easy entry into new markets. Cost बहुत ही कम लगता है आपको ई कॉमर्स में बिजनेस करने के लिए. आपके जो ट्रांजैक्शन है वो इंस्टेंटली कंप्लीट हो जाते हैं, टाइम डिलेज बिल्कुल नहीं है यहाँ पर. कुछ इस हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. मोदी जी को क्या बेनिफिट हो रहा, इट इज़ अ टूल टू फाइट अगेंस्ट करप्शन, बिकॉज अगर सब कुछ बैंकिंग के चैनल में आएगा तो कैश जो है वो धंधा कम होगा, और जहाँ पर कैश घटता है ऑनलाइन बैंकिंग चैनल बढ़ता है, तो इट्स बेटर फॉर द इकोनॉमी एज वेल. और जितना टेक्नोलॉजी डिजिटाइजेशन आगे बढ़ेगा उतना ही एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है.
ना व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। यहाँ पर टोटल 6 पॉइंट है। पहले 3 पॉइंट कौन से? इंटरनेट कनेक्शन गया, ई कॉमर्स नहीं चल सकता। इसको स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़ा कॉस्ट आता है, लोगों को काम पे लगाना पड़ेगा, वेबसाइट बनाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपको बनाना पड़ेगा। देखिए बहुत सारे पॉइंट है यहाँ पर। लीगल इश्यूज हो सकते हैं आपके सामने, वो भी हमने डिस्कस करे थे। और लास्ट के आखिरी 3 पॉइंट कौन से थे? कुछ ऐसे बिजनेसेस है जो कभी ऑनलाइन नहीं हो सकते, तो हम उसको बोलेंगे सब बिजनेस प्रोसेसेस में नेवर लेंड देमसेल्व्स टू ई कॉमर्स। फिर कुछ लोग ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के होते हैं, उनको लगता है ई कॉमर्स मेरे लिए नहीं है, उनको भरोसा का प्रॉब्लम है, तो कस्टमर बेस घट सकता है, तो वो ये वाला पॉइंट है, कल्चरल इंपीडियंस टू ई कॉमर्स या ई बिजनेस। और लास्ट में सिक्योरिटी की दिक्कत बेटा हो सकती है। तो ये थे टोटल 6 पॉइंट्स आपके लिमिटेशंस ऑफ ई कॉमर्स को। फिर ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल्स हमने ई शॉप देखा, ई मॉल, ई ऑक्शंस, पोर्टल, बायर एग्रीगेटर, वर्चुअल कम्युनिटी। मैंने आपको बताया ये सारा समझने के लिए है। ई मार्केटिंग, ई प्रोक्योरमेंट, ई डिस्ट्रीब्यूशन। फिर 6 टाइप के एक्चुअल मॉडल हमने देखे, बहुत बड़े 3 जो पॉपुलर, बिजनेस टू कंज्यूमर अमेजॉन फ्लिपकार्ट, बिजनेस टू बिजनेस इंडिया मार्ट टोलेक्सो एंड सो ऑन, कंज्यूमर टू कंज्यूमर OLX, बेच दे, क्विकर वगैरह, वो वाला हो गया आपका पॉपुलर 3। फिर हमने और 3 देखे, एक था कंज्यूमर टू बिजनेस, policybazaar.com, bankbazaar.com, जिधर आप रिक्वायरमेंट देते हो और बिजनेस जो है फिर वो आपको उसके हिसाब से प्राइसिंग कोट करता है। कंज्यूमर टू गवर्नमेंट एंड बिजनेस टू गवर्नमेंट, इन दोनों का एग्जांपल हमने लिया था इनकम टैक्स के वेबसाइट का, करेक्ट। आपको जो भी कुछ करना है उसके बाद में जब गवर्नमेंट को आपको हेल्प करनी है तो हमने आपको दिखाया था कि उनका ई सेवा केंद्र होता है, आपका ग्रीवियंस पोर्टल होता है। तो बेसिकली दैट इज दैट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। अपने इंस्टीट्यूट में भी है ये ग्रीवियंस पोर्टल, आप जानते हो नहीं जानते हो? आपके अगर कोई क्वेरी ICI के रिलेटेड, तो यहाँ पर एक ग्रीवियंस का पोर्टल है, वहाँ पर जाकर आप लॉगिन करिए, अपना ग्रीवियंस डालिए, हो सकता है कि सही में और बहुत बढ़िया तरीके से आपको उसका रिप्लाई मिल जाए। तो वो भी आपका गवर्नमेंट टू कंज्यूमर में आ सकता है, बिकॉज अपना इंस्टीट्यूट तो गवर्नमेंट का ही पार्ट है। आप जानते हो इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ से मैनेज होता है? आई मीन इंस्टीट्यूट को अगर किसी से अप्रूवल लेना है तो कहाँ से अप्रूवल लेना होता है? मोदी जी के पास जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या लग रहा है आपको? उनके सेट ऑफ पावर्स है ना। हाँ, बट अगर उनको कुछ और अपनी पावर से ऊपर बढ़कर कुछ करना है तो कहाँ जाएंगे? कहाँ पर जाएंगे? NFRA, नाफरा नहीं बेटे, अरे वो तो आप अलग ही इसमें हम निकल गए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA के पास। हाँ, MCA के पास जाएंगे। अपने इंस्टीट्यूट, फिर जो कंपनी सेक्रेटरी वाले हैं और जो CMA वाले हैं, हम ये जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से इनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से हैंडल किया जाता है, तो अप्रूवल के लिए उनको ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, आगे दैट वाज दैट पॉइंट। कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स यूजर, मतलब हम ई कॉमर्स वेंडर में बहुत सारे पॉइंट है, मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, बट सारे पॉइंट फटाक से रिवाइज करवा देता हूँ। सप्लाई चेन इज इंपॉर्टेंट, आपका वेयर हाउस ऑपरेशन इज इंपॉर्टेंट, शिपिंग रिटर्न्स इज इंपॉर्टेंट, कैटलॉग प्रोडक्ट डिस्प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केटिंग, लॉयल्टी प्रोग्राम्स। फिर हो सकता है कि कुछ सेलर अपने जो है उनको ऑफलाइन परचेस का ऑप्शन भी दे दे। फिर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गारंटी वारंटी वाला पॉइंट, प्राइवेसी वाला पॉइंट एंड सिक्योरिटी वाला पॉइंट, और वेरियस ऑर्डरिंग मेथड, ऑनलाइन, कैश ऑन डिलीवरी एंड सो ऑन। ये था आपका सेलर का पॉइंट। टेक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने आज ऐसे स्टार्ट करा था, आपका बेसिक्स में आ रहा है कंप्यूटर, सर्वर्स एंड सो ऑन। फिर मोबाइल एप्लीकेशन हद इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक अलग दुनिया है। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहते हैं? मोबाइल स्टोर फ्रंट, मोबाइल टिकटिंग, मोबाइल मार्केटिंग वाला पॉइंट एंड मोबाइल कस्टमर सपोर्ट। फिर डिजिटल लाइब्रेरी, डेटा इंटरचेंज, इंटरनेट नेटवर्क, ये वाला पॉइंट था, वेब पोर्टल एंड पेमेंट गेटवे। और फिर नेटवर्क आर्किटेक्चर हमने अभी जस्ट पढ़ा, तो उसको रिवाइज नहीं करेंगे बिकॉज अभी ताज़ा ही उसको किया है। बताइए क्या आपकी चैप्टर पे पकड़ बन रही है अभी? अरे हेलो, चैप्टर पे आपके हो रही है पकड़, बन रही है? वेरी गुड। अब देखिए आपका बेसिकली ये जो चैप्टर है ना, ये मोटा मोटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है आपका ई कॉमर्स वाला पार्ट, एक है आपका मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, और जो बीच का पार्ट है वहाँ पे लॉ के रिलेटेड बात करेंगे हम, थोड़ा सा लॉ भी आएगा बीच में। तो अगले लेक्चर में थोड़ा सा लॉ वाला पार्ट अभी स्टार्ट होगा, दैट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर, जहाँ पर डिजिटल पेमेंट्स आना है, कुछ एक्ट्स जो ई कॉमर्स का एप्लीकेबल है वो हमको देखना है, कुछ इस हिसाब से। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी का अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।